व्यंग के लिए उपन्यास लिखिए, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो हरि जोशी ने पता नहीं 17 उनका 17वां उपन्यास आ रहा है। हरि जोशी तो एक प्रोलिफिक राइटर है, लेकिन हरि जोशी का भी मानना मेरे ख्याल से यही होगा कि वो अगर उपन्यास लिखता है तो व्यंग उसमें आ सकता है, लेकिन व्यंग उपन्यास लिखना, एक अलग से व्यंग उपन्यास की कैटेगरी या श्रेणी बना देना, ये अपने आप में इतना उचित नहीं लगता। जी, शरद जोशी ने स्वयं कोई व्यंग उपन्यास नहीं लिखा। देखिए, एक बार परसाई जी ने थोड़ी बहुत नागफनी का या क्या रानी नागफनी की कहानी कोशिश की थी, लेकिन आपके मन में कभी व्यंग उपन्यास को लेकर कोई विचार आया? देखिए, एक मैंने शुरू किया था जी, वो व्यंग उपन्यास नहीं, उपन्यास शुरू किया था जी, व्यंग का धरातल जरूर था उसमें जी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में एक दुर्घटना हो गई जी, और ऐसी दुर्घटना हुई कि उसके बाद मेरा मन जी, उसे लिखने का हुआ नहीं। जी, जी, जी। तो वो चूँकि बहुत अपनी निजी दुर्घटना थी। आज का मैं ये कई वर्षों से देख रहा हूँ कि व्यंग लेखन के क्षेत्र में जो व्यंग लिखे जा रहे हैं उनका कमोबेश फॉर्मेट निबंधात्मक सा है, और जो व्यंग कथाएं लिखने का एक पैटर्न था जो मैं आपकी कई रचनाओं में पाता हूँ, मैं हरीश नवल जी की कई रचनाओं में पाता हूँ, या हास्य कथाएं सुभाष चंद्र जी ने लिखी, तो वो जो कथात्मक उसका रूप था विधागत व्यंग में, वो बहुत कम दिखाई पड़ता है, और अधिकतर व्यंग इसी शैली में लिखे जा रहे हैं जो निबंध शैली है। देखिए, ऐसा है कि मैंने निबंध में भी लिखा है और एक साहित्य अमृत का कॉलम है जिसमें मुझे ये स्वतंत्रता है कि मैं कितने शब्द इस्तेमाल करूं। पहले ये सभी एक थी, धर्मियों में भी कोई बंधन नहीं था, भारती जी ने कभी ये नहीं कहा कि आपका व्यंग 400 शब्दों में हो। अब इधर क्या हुआ है कि 400 शब्द या ये भी एक कारण, तो एक निबंध का कारण तो ये भी हो सकता है। जी, जी, जी। और जो कथात्मक शैली की बात आप कर रहे हैं, तो जब आप एक विषय पर जाते हुए कई विषयों को साधने का प्रयास करें या कई जगह निशाने लगाने का प्रयास करें, तो उसमें कथात्मक शैली बड़ी उपयोगी होती है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो कि भाई एक आदमी कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या उसके जीवन में हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं एक छोटे से 4-5 कई 2-2.5 हज़ार शब्दों में, तो उसमें कथात्मक शैली अपने आप एक ढांचा होती है जो कि आपको मजबूर कर देता है उसमें प्रवेश करने के लिए। तो कथात्मक शैली और जो शब्दों की सीमा वाली बात है उसमें निबंध उपयोगी होने लगता है। तो क्योंकि मैंने दोनों में लिखा है, इधर जो मैंने लिखा वो इधर जो आते थे वो कहते हैं कृपया अपना व्यंग 600 या 800 इस तरह के आते हैं आग्रह, संपादक जी फोन करके आपको, शायद ये भी एक कारण है, ये निबंधात्मक शैली का एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन प्रेम ने भी, आप पढ़िए, प्रेम का भी कहानी नुमा ज़्यादा है। हाँ, उनका भी कहानी शैली में है। ज्ञान जी ने भी लघु कथाएं और कथात्मक व्यंग भी लिखे हैं खूब सारे। और ज्ञान का एक निबंध शैली का व्यंग आप देखिए, शरद जोशी, वो शरद जी की शैली से ज़्यादा प्रभावित थे शुरू में। जी, जी, जी। और बाद में परसाई के प्रभाव पड़ा होगा, मैं नहीं कह सकता। जी, जी, जी। लेकिन शरद जी ने जो लिखा वो मैं उसको आदर्श मानता हूँ इस मायने में कि शरद जी ने किसी न विधा के प्रभाव में लिखा, न किसी वाद के प्रभाव में लिखा। तो मतलब क्या पत्रिकाओं की जो ये लिमिटेशन है, ये इसके पीछे कारण है, या हमारे पाठक में धैर्य की कमी है, वो इतना लंबा नहीं पढ़ सकता, वो कारण है, या लेखक की अधीरता का कारण है? देखिए, आपकी बात बहुत सही है और आपके कारण सब उपयोगी यूँ लगते हैं और सब का वैध कारण है। उसका कारण ये है कि आज का पाठक, जब टीवी का युग है, जबकि दूरदर्शन, आप देखिए, आँख खोलने की देर है, सोचने की जरूरत नहीं, आप देखते रहिए, आप एंटरटेन होते रहिए। जहाँ सिर्फ देखने का प्रश्न है वहाँ टीवी हमेशा उपयोगी है। जहाँ देखने और सोचने का प्रश्न है वहाँ लेखन ज़्यादा उपयोगी है। तो लेखन सीमित हो जाएगा अगर सिर्फ देखने का साधन रहे। बिल्कुल। उसके लिए एक तस्वीरें हैं और टीवी है। तो जहाँ आदमी का सोचना कम होगा वहाँ साहित्य हमेशा एक सीमित साधन रहेगा आदमी के मनोरंजन का। नहीं तो
साहित्य अगर आप पढ़ने का शौक है जी। और सोचने का शौक है, विचार करने का शौक है, जीवन को एक तरह से समझने का शौक है, जी। तो साहित्य और व्यंग जी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जी ये आपके लिए अनिवार्य होगा। जी तो ये तो बड़ा एक ऐसे बहुत बड़ा विषय है, जी। लेकिन हम लोग उसे छोटा करके संक्षिप्तीकरण करके उसको जी जी ये कहिए कि उसे 400 शब्दों की सीमा में लाएं। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपको व्यंग लिखने के लिए मजबूर करती हैं? क्या परिस्थितियाँ होती हैं? देखिए, मुझे समाज में और जी। सरकार में रहिए तो आपके पास पीड़ित लोगों की एक नियमित सेना आती है। जी मेरे पास कई शिकायतें आती थी जी। कि पेंशन नहीं मिल रही, जी। सेक्शन में जाइए तो फाइल नहीं मिल रही, हाँ किसी के पास जाइए तो वो बाबू बात नहीं करता जी सीधे नहीं। जी तो एक तो मैंने इससे ये सीखा कि सरकारी नौकरी में एक तरह का व्यवहार होता है हाँ जो कि सबसे एक दूसरे सहमत व्यवहार जी से, और एक कहिए ऐसा व्यवहार जो कि आदमियों को दूसरे को ये नहीं लगे कि उसका हेय माना जा रहा है। जी सरकार में एक भावना ये भी है कि वो सामान्य आदमी से थोड़ी सुपीरियर है, जी। थोड़ी वरिष्ठ है। जी। तो ये एक कारण, तो मैं सबसे मिला हूँ और सबसे लोगों, उसके बाद मुझे खुद पान खाने का बड़ा शौक था, जी फिर कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक था। जी तो पान की दुकान और कॉफ़ी शॉप, वहाँ से आपने कई वहाँ से आप आदमी की हर विविधता भांप लेते हैं। और ख़ास करके अगर आप सड़क पर चल रहे हैं जी और आप सरकारी सेवा में भी हैं, हाँ। तो वो सेवा की सीमा अलग है, जी आपकी सीमा सड़क है जी कि इस सड़क पे आपको जा रहे हैं और कैसे संभल के जा रहे हैं, कैसे लोगों से बच के जा रहे हैं, कैसे लोगों से मिल के जा रहे हैं। हाँ कॉफ़ी हाउस आपको यही सिखाता है कि जी। आप कैसे मिले और बचे, मिले भी और बचे भी। तो जो सड़क पर रहता है वो आदमी देश की समस्याओं को समझ सकता है। जी तो मैंने सड़क से बहुत सीखा, जी सरकार से बहुत सीखा, जी और आम आदमी की दिक्कतें सोच के जी और खुद भोग के बहुत सीखा, जी और खुद भी भोगी। क्या नया लिख रहे हैं आप? इंद्र साहब, देखिए, नया तो सिर्फ एक चीज़ होती है बुढ़ापे में हाँ कि आप किस रोग में कब किसे नया बना दे। मैं अच्छा खासा चलता था, जी। बीच में चलना बंद हो गया, जी फिर वॉकर लेके चलने लगा, जी। फिर अब छड़ी लेके चल रहा हूँ। जी तो ये रोग की विविधता जो है जी कितनी गंभीर हो सकती है, हाँ ये आपको जीवन को, और ये है कि जीवन में अगर आप ये सोचें कि दूसरा आपसे ज़्यादा विवश है, जी दूसरा अभी तक वॉकर पर चल रहा है, जी तो आपको अच्छा लगने लगता है। हाँ तो ये इसमें है कि दूसरे के दुख, दूसरे के पीड़ा को यहाँ भी आप सोचते हैं, संवेदना है, हाँ ये संवेदना आप में रहती है, बिल्कुल और वो संवेदना आपको एक सार्थक जीवन जीने में भी मदद करती जी। है। तो आजकल सार्थक जीवन यही है कि साहित्य अमृत का कॉलम समय से पहले लिख लिया, हाँ। और कॉलम छप ही नहीं रहे तो आप क्या लिखेंगे। अरे, या आपका कोई जैसे कोई नई पुस्तक वगैरह आ रही? नई पुस्तक तो एक आई है। अच्छा। जी हाँ। जी जी नई पुस्तक तो ऐसे आती हैं कि बहुत से अब आपने करीब इतने व्यंग लिख लिए हैं जी कि बहुत से प्रकाशित नहीं हुए, हाँ तो आप उनमें से छांट के संशोधित करके उनको हाँ भेज देते हैं, नई जी जी पुस्तक बन जाती जी है। जी जी और इधर तुम, यानी मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझ पर 2 किताबें आ गई। अरे वाह तो मैंने कहा ये सबसे बड़ी बात ये है जी कि आपके ऊपर कोई क्या लिख रहा है, हाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये आपने भी लिखा है उसमें, हाँ मैंने भी लिखा है। आपने भी लिखा है। तो यानी अपने, अगर आपके बारे में, अपनों के बारे में लिखें जी तो वैसा अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल। कि अपना अपने के बारे में सोच रहा। अभी आपको क्या लगता है कि व्यंग आलोचना की जब बात करते हैं हम, तो कुछ गिने चुने नाम हमारे सामने आते हैं? देखिए, व्यंग आलोचक अभी तक एकाध तो हुए हैं, जी लेकिन व्यंग आलोचना पता नहीं क्यों हिंदी में विकसित नहीं हो पाई। जी हाँ क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि अभी हम लोगों ने व्यंग के मानक Tools, बनाए कोई नहीं हैं, हाँ कोई मानक नहीं बना है। मानक नहीं बने। जी। दूसरे, आलोचना से व्यंग की जो साहित्य में आलोचना हुई वो व्यंग में भी हो गई। हाँ
जिसने राग दरबारी की आलोचना की जी तो पहले एक ज़माने में आलोचना होती थी कि इसमें व्यंग बहुत है, जी इसलिए भी आलोचना होती थी। जी 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 अब उसका सकारात्मक पहलू यह है कि उसमें व्यंग है, इसलिए वो अच्छा उपन्यास है। बिल्कुल। तो आलोचना का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ेगा और उस बीच में ये भी होना चाहिए कि व्यंग का स्तर भी बढ़े। जी यानी हिंदी में चतुर्वेदियों का वर्चस्व बढ़े तो वो अपने आप बढ़ेगा। चतुर्वेदियों से मेरा आशय है, जी आपसे, हमसे या ज्ञान जी से देंगे, हाँ हाँ मेरा आशय यह है कि पढ़े लिखे लोगों का वर्चस्व बढ़े जी 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 तो व्यंग भी अच्छा लिखा जाएगा और पढ़ने वालों का वर्चस्व बढ़े। जी क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जी आजकल जो लेखन होता है वो सपाट इसलिए होता है हम्म, कि सपाट लेखन वो है जहाँ के आदमी बिना जाने, बिना बूझे, बिना परिस्थितियाँ समझे लेखन करे, एक उस तरह की चीज़ है। अगर कोई नया व्यक्ति नया लेखक व्यंग के क्षेत्र को चुनना चाहे तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई टिप्स मैं देने के पहले तो अपने को योग्य नहीं मानता कि नहीं टिप्स नहीं, दे फिर सकूं। भी उसको किन तैयारियों से के साथ, किस दृष्टि के साथ आना चाहिए? देखिए, उसे पहले तो क्या अपेक्षाएं एक अच्छे व्यंगकार से आप करते मुझे अच्छे व्यंगकार से ये अपेक्षा है कि वो खूब पढ़ा लिखा हो, उसे पढ़ने लिखने का शौक हो, हैं? जी उसे कम से कम अपने देश के व्यंग का इतिहास, विश्व के व्यंग का इतिहास, जी कैसे व्यंग शुरू हुआ, जी इस सब का ज्ञान हो जी और उसको अपने आसपास की घटनाओं को जी जानने का ज्ञान हो, जी कि कैसे समझे कि ये मूल में क्यों हो रहा है। जी वो व्यंग जो है तब होता है जब आप घटना को एक तरह से देखते हैं। देखिए, जैसे केले के छिलके पे आप फिसले, तो एक तो ये हास्य का विषय है। जी यहाँ व्यंग दूसरा ये है कि अगर आप इसमें गंभीरता से जाएंगे इस प्रश्न पे जी। कि केले का छिलका किसी ने सड़क पर क्यों फेंका, जी और फेंका तो आदमी उस पर फिसला क्यों, जी क्योंकि वो देखभाल के नहीं चल रहा था। जी जी तो देखभाल के व्यंग लिखना है, और व्यंग पढ़े लिखे लोगों की विधा है, जी। ये समझ की व्यंग लिखना है। जी व्यंग जो है ये एक ऐसे लोगों की विधा नहीं जो कि सपाट से, जैसे धड़ाक से हमने पत्थर फेंका, किसी की चोट लगी, हाँ वो हो गया, वो व्यंग नहीं है। जी व्यंग ये है कि उसका फिर आप इलाज कैसे करें, जी ये भी आपको सोचना पड़ेगा। करुणा की भी करुणा जागृति। की भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह है व्यंग जी में। जी जी और अच्छा व्यंग हमेशा, लेकिन दुखद ये हुआ है कि इन दिनों व्यंगकार भी दक्षिण और वाम इस तरह के दो वर्गों में मुझे बंट गए। इससे मैं लेखक को हमेशा प्रगतिशील मानता हूँ। जी तो मुझे वाम पंथ और दक्षिण पंथ, जी इनसे कोई खास उनसियत कभी नहीं रही, अच्छा अच्छा क्योंकि मैं हमेशा अपने को कॉलेज जब से पढ़ रहा हूँ तब से वामपंथी हूँ, जी यानी तब से लेखक हूँ। हाँ तो हर लेखक वामपंथी होता है, जी, जी, क्योंकि जी। देखिए, लेखक बिना व्यवस्था की आलोचना के जी या आदमी की विविधताओं के मूल प्रश्नों का या विसंगतियों की आलोचना के लेखक नहीं बन सकता। जी 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 आप में अगर संवेदना है तो आप ये सब देखेंगे, जी। आप नाटक से जी। देखेंगे, उसके अंदर आदमी के अंदर क्या है जी। ये जानने का प्रयास करेंगे, जी। तब लेखक होंगे। जी अभी क्या हो रहा है कि हम सिर्फ नाटक से देख रहे हैं जी कि इसकी नाक लंबी है, हाँ। चलिए ये व्यंग हो जी। गया। अरे ये कोई व्यंग का विषय है? या उल्लू, जी कमबख्त बेचारा। अब उल्लू देखिए, मैंने कभी व्यंग लिखा था तो उसमें उल्लू के साथ मेरी सहानुभूति है जी कि जो बेचारा रात को शिकार करे हाँ छोटे मोटे जंतुओं का, पेट भरे अपना, पेट भरने के लिए रात को जगे, तो उसके साथ तो आपको यानी उसके साथ संवेदना जरूरी है, उसके साथ सहानुभूति जरूरी है, जी बजाय दिन में। अब चोरी तो दिन में भी होने लगी है, हाँ लेकिन पहले तो रात को ही होती थी। जी तो उल्लू को अपने यहाँ वज्र मूर्ख भी मानते हैं, हाँ तो बड़ा भारी उल्लू। अरे भाई क्यों? पर यही एक व्यंगकार की दृष्टि है कि वो उनके प्रति भी करुणा और संवेदना रखता है, जो समाज में निंदा और उपेक्षा का पात्र भी है। ये तो बहुत आवश्यक है। जी यही समदृष्टि है एक लेखक ये मेरे ख्याल से यही इसी दृष्टि से आप व्यंग विकसित करते हैं, की। जी 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 क्योंकि आपकी दृष्टि में जी वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने विषय को पकड़ सकें कि आम आदमी को क्या कठिनाई है। पर इस कौशल को सीखने के लिए मनुष्य को गोपाल चतुर्वेदी होना पड़ेगा, नहीं, और गोपाल चतुर्वेदी होने के लिए एक लंबी यात्रा साधना की, लेखन की करनी पड़ेगी।
तो आज जो हमने बातचीत करी वो देश के ख्यातनाम व्यंग्यकार वरिष्ठ लेखक श्री गोपाल चतुर्वेदी जी से, उनके साथ हमने अपने प्रश्नों और शंकाओं और जिज्ञासाओं के समाधान प्राप्त किए। और मैं सोचता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों, पाठकों को और श्रोताओं को निश्चित रूप से इसमें आनंद आया होगा। आपने अपना अमूल्य समय में दिया। अतुल जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जी। कि आपने मुझे, देखिए आदमी को बोलने का शौक होता है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है उसको बोलने का शौक बढ़ता रहता है। अरे नहीं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार। ये मेरी पहली किताब थी और इसकी भूमिका मालूम है किसने की थी? विद्या निवास जी ने। अरे वाह। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि चौबे का गुण जो होता है वो उसका लक्षण भी है इनमें। विद्या निवास जी एक तो इतने पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत मैन ऑफ लेटर्स। मुझे कहीं मिले नहीं वाकई। सही बात। और सच कह रहा हूँ तो उनकी वजह से मुझे प्रेरणा बहुत मिली। दो आदमियों से सीखा मैंने, एक भैया साहब से और एक विद्या निवास जी से। विद्या निवास जी का तो ये था कि आप कोई विषय उनको दे दीजिए, अंग्रेजी हो या हिंदी, धारा प्रवाह बोल सकते थे। उनके बारे में हमसे इन्होंने कहा था, ये शास्त्री जी अब तो मर गए, गवर्नर थे यहाँ, शास्त्री जी ने कहा कि अरे आप उनकी बात कर रहे हैं, पंडित जी के तो लोगों के ज़ुबान पर कहते हैं सरस्वती होती है, पंडित जी के तो हाथ में, दिमाग में। शास्त्री जी जो बंगाल के थे। बंगाल के थे। वो उन्हीं के रिसेप्शन में तो हमने ये खाई थी तिरामिसू। अच्छा। ये मिठाई जो है, अरे यार ये IIC की, ये फिर मैंने खाई नहीं कभी। इसके पहले 104 रुपये ऊपर है उधर बाबू। देखिए ये आपको इसका ये किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई ये बताना बड़ा आवश्यक। ऐसा था कि बच्चन जी की मधुशाला का एक LP था जो हम लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि उसमें हमें रुचि ये थी कि बच्चन जी के मधुशाला सुनने को मिलेगी, उनके स्वर में सुनने को मिलेगी। तो अब बड़ा साहब मुझे एक धोखा सा लगा कि एक रुबाई तो बच्चन जी ने पढ़ी, उसके बाद सिर्फ मन्ना डे ने उसे उनके मधुशाला। तो अब मुझे मन में ये एक ग्लानि सी हुई कि मन्ना डे के लिए मैंने 60 रुपये की LP क्यों ख़रीदी। मन्ना डे को तो ऐसे भी सुनते रहते हैं, आते रहते हैं। अब मधुशाला सुनने के लिए मन्ना डे को सुनिए, जबकि बच्चन जी हैं। तो इस कोफ में मैंने कहा कि ये 60 रुपये की कमाई मैं करूँगा, भले ही मुझे मधुशाला का कुछ भी मजाक उड़ाना पड़े, कुछ करना पड़े। तो उस सिलसिले में 4-5 कविताएं लिखी जब तक कि 60 रुपये नहीं मिलेगा। तो एक उसमें थी बाबू। अब आप सोचिए कि बाबू क्या करता है जीवन में और बाबू कैसे काम करता है। तो यह इंसान या एक अजूबा नियमों की जपता माला, यह इंसान या एक अजूबा नियमों की जपता माला, कैसे कब लग सके अड़ंगा पारंगत विद्या वाला। प्रजातंत्र में कहना मुश्किल नेता या बाबू स्वामी, प्रजातंत्र में कहना मुश्किल नेता या बाबू स्वामी, दोनों ने मिलकर जनता का किंतु निकाला दीवाला। यानी आप सोचिए कि जनता ये तय नहीं कर पाती कि कौन है उसका स्वामी, ये बाबू है जो छिपा हुआ है या नेता है जो सामने आपके घूम रहा है।